1990 में अमेरिका में टीना नाम की एक औरत अकेले गाड़ी चला रही थी। अचानक उसने देखा कि एक नीली सेडान कार नंबर प्लेट टू फैन 321 लगातार उसका पीछा कर रही है। वो डर गई और तेजी से गाड़ी भगाने लगी। मदद के लिए पास के किसी इन में रुकी, लेकिन वहां कोई नहीं था। नीली सेडान भी वहीं आकर रुक गई और ड्राइवर बाहर निकला। उसके हाथ में चाकू और डक्ट टेप थी। टीना घबराकर इनके पीछे खाली मैदान की तरफ भागी। उस आदमी ने उसका पीछा किया। शुक्र है वहां से गुजर रहे एक ट्रक ड्राइवर ने टीना की मदद कर दी और वो भागने में कामयाब रही। कुछ हफ्तों बाद कर्न काउंटी शेरिफ ऑफिस से डेप्यूटी शेरिफ जो डीकन को अपने बॉस ने एलए काउंटी शेरिफ डिपार्टमेंट से मर्डर के सबूत के तौर पर कुछ खून से सने बूट्स लाने को कहा। डीकन वहां 15 साल काम कर चुका था और टॉप पुलिस ऑफिसर था, लेकिन 5 साल पहले उसे बेस्करफील्ड ट्रांसफर कर दिया गया था। एलए पहुंचने पर डीकन को पता चला कि कैप्टन फेरिस की अगुवाई वाला होमिसाइड डिपार्टमेंट अभी बूट्स की जांच कर रहा है। उन्होंने डीकन से कहा, जांच पूरी होने तक यहीं रुको। अगले दिन डीकन कुछ पुराने साथियों से मिला और डिटेक्टिव जिमी से भी मिला, जो एक सीरियल मर्डर केस पर काम कर रहा था। अब तक 4 शिकार हो चुके थे, लेकिन कातिल का कोई सुराग नहीं था, जबकि पहला मर्डर 2 महीने पहले हो चुका था। सुबह जिमी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अपने पार्टनर डिटेक्टिव एस और एक और पुलिस वाले के साथ क्राइम सीन पर गया। उन्होंने डीकन को भी बुला लिया। कत्ल एक फ्लैट में हुआ था। वहां की शिकार एक खूबसूरत लड़की थी, जूली। उसे नंगा छोड़ दिया गया था, कलाई तार से बंधी, सिर सफेद प्लास्टिक में लिपटा और हर तरफ खून फैला था। डीकन ने अपार्टमेंट के सामने वाली बिल्डिंग के एक कमरे में जांच की, जिसकी खिड़की सीधा क्राइम सीन की तरफ थी। शायद कातिल वहीं से जूली पर नजर रखता था। कमरा खाली था और खिड़की के ठीक सामने एक चेयर रखी थी। जूली का शव देखकर डीकन को एक पुराना मर्डर केस याद आ गया। उस केस में भी 2 नंगी लड़कियों के चेहरे सफेद प्लास्टिक में लिपटे थे और उनकी लाशें एक बड़े पत्थर से टिकी हुई थीं। रांडा नाम की लड़की, जिसके बालों में हमेशा लाल क्लिप रहती थी, अपने बॉयफ्रेंड के साथ जॉगिंग के बाद घर अकेली लौटी थी। एक ब्राउन कार ने उसका पीछा किया और फिर वो कभी नहीं मिली। अगले दिन डीकन के बॉस ने कहा कि अब उन्हें सबूत बेस्करफील्ड ले जाने की जरूरत नहीं है। जिमी ने डीकन से स्टैन नाम के एक आदमी की पूछताछ देखने को कहा, जिसकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी गंदी थी। लोग बोलते थे कि वो जूली के घर के पास वाली बिल्डिंग से 2 बार उसे ताकते पकड़ा गया था। पूछताछ में स्टैन सीधे सीधे बोला कि उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब जिमी ने मैरी का नाम लिया तो स्टैन का चेहरा बदल गया, जैसे उसे डीकन वहां देख रहा हो। जिमी ने अपनी टीम से कहा, पता लगाओ स्टैन और मैरी के बीच क्या रिश्ता है। इधर रांडा के माँ बाप भी पुलिस के पास पहुंचे कि बेटी गुम है। डीकन ने एलए में अपना काम खत्म करने के बाद भी बेस्करफील्ड नहीं लौटने का फैसला किया और अपने पुराने साथी फ्लो से मिलने गया, जो जूली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बना रही थी। फ्लो ने बताया, जूली के गाल पर काटने के निशान, मुंह में माउथ वॉश की खुशबू और सबूत की मौत के बाद किसी ने उसकी टांगें शेव की थीं। मरने से पहले जूली ने अच्छा खासा खाना खाया था। फ्लो को लगा ये केस भी सीरियल किलर का है। जूली शायद 5वीं शिकार थी। फ्लो को लगा कातिल कत्ल के 2 दिन बाद वापस क्राइम सीन पर लौटा और जूली की बॉडी का रुख बदलकर दरवाजे की तरफ कर दिया। डीकन ने फ्लो से अपने पुराने केस की फाइल मांगी, क्योंकि जूली वाले केस की हालत वैसी ही थी। फ्लो ने फाइल देने का वादा तो कर दिया, लेकिन ये भी कह दिया, नई मुसीबत में मैं साथ नहीं दूंगी। लंच के वक्त फ्लो ने उसे जूली के अपार्टमेंट की चाबी भी दे दी कि खुद क्राइम सीन देख कर आओ। डीकन गया तो मकान मालकिन ने बताया कि फ्रीज महीने भर से खराब है। किसी को सही कराने के लिए बुलाया गया था, लेकिन जूली की मौत से पहले कुछ नहीं हो पाया। जूली की लाश देखकर डीकन को अपने पुराने केस की याद आती रही, जिसमें वो, डिटेक्टिव एस और कैप्टन फेरिस सब परेशान हो गए थे। चूंकि रात थी, डीकन नजदीकी इनमें रुक गया। सोने से पहले उसने 3 विक्टिम्स की फोटोज टेबल पर रख दी, जिसमें मैरी भी थी। वो ही मैरी जिसका नाम जिमी ने स्टैन से पूछताछ में लिया था। डीकन को फोटोज देखते हुए ऐसा लगा जैसे तीनों लड़कियां सामने आ रही हैं। ऑफिस में कैप्टन फेरिस ने जिमी को हिदायत दी कि डीकन से दूर रहो। उसने बताया, 5 साल पहले डीकन ने एक केस की वजह से खुद को खो दिया था। 6 महीनों में ही उसकी हालत खराब हो गई। 3 बार हार्ट सर्जरी हुई, डिवोर्स हुआ और पुलिस से सस्पेंड भी कर दिया गया। जिमी को डीकन की जगह लाया गया था। कैप्टन ने यह भी जोड़ा, स्टैन की मौत भी एक रात पहले अजीब थी, जब डीकन छुट्टी पर था, लेकिन अब भी जूली के केस में दिलचस्पी ले रहा था। डीकन ने जब रिपेयर शॉप के रिकॉर्ड देखे तो उसे जूली के नाम पर कुछ नहीं मिला, तो अगले शॉप गया।
वहां टेक्नीशियन की लिस्ट मिली जो जूली के फ्लैट जाना वाले थे, लेकिन प्लान कैंसिल हो गया था। उधर वे जूली के घर में मिले फिंगरप्रिंट्स भी जांच नहीं पाए क्योंकि वो बीच से खराब थे। जिमी ने रांडा के घर की जांच की। उसकी मां ने बताया रांडा हमेशा रेड हेयर क्लिप लगाती थी। उसी रात नदी में एक लड़की की लाश मिली, लेकिन वो रांडा नहीं थी। अगली सुबह डीकन और जिमी एक बार फिर मिले। जिमी को मैरी के बारे में जानना था क्योंकि स्टैन उसकी मौत के बाद ही मर गया था। डीकन चुप रहा, लेकिन जूली के अपार्टमेंट के आसपास काम करने वालों की लिस्ट जिमी को थमा दी। जिमी के मन में सवाल था कि डीकन जैसा काबिल अफसर आखिर प्रमोट होने की जगह दूसरे शहर क्यों भेज दिया गया, वो भी 15 साल एलए में काम करने के बाद। मगर डीकन हर बार सीधा जवाब देने से बच जाता था। अगले दिन जिमी को अपने साथी से पुराने अनसुलझे केस की 3 विक्टिम्स के बारे में पता चला, जिनमें एक थी मैरी। तीनों एक ही फील्ड में थीं और सबके साथ एक ही तरह से वारदात हुई। पहले उन्हें ड्रग दिया गया, फिर चाकू मारा गया। बाद में एक बार में जिमी और डीकन केस पर बात कर रहे थे। अब तक कुल 6 विक्टिम्स थे। सबका तरीका एक जैसा, सबको चाकू से मारा गया, मुंह बंद, हाथ बंधे। जूली अपने अपार्टमेंट में मरी। बाकी 3 और विक्टिम्स दूसरे काउंटी में मारे गए, फिर उनकी बॉडीज एलए में डंप हुई। 2 विक्टिम्स एलए में मारे गए, मगर उनकी बॉडीज दूसरी जगह मिली। इसका मतलब अगर सब मर्डर एक ही कातिल ने किए तो उसने बहुत सफर किया होगा। डीकन बोला ये कातिल शायद शौक के लिए ऐसा करता था, क्योंकि सब विक्टिम्स के कपड़े उतारे गए थे मगर उन्हें छुआ नहीं गया था। जिमी ने यह भी जिक्र किया कि जूली के पेट में रोस्ट बीफ था, जबकि वो वेजिटेरियन थी। बाद में जिमी ने डीकन से पूछा कि वो अब तक मैरी और 2 और विक्टिम्स की जांच क्यों कर रहा है, जबकि केस 5 साल पहले क्लोज हो गया। डीकन ने फिर जिमी को एलए के सूखे नदी वाले क्राइम सीन पर ले जाकर दिखाया, जहां विक्टिम्स की लाशें मिली थीं। मुंह सफेद प्लास्टिक में ढका, शरीर पर चाकू के निशान। उस वक्त डिटेक्टिव एस और कैप्टन फेरिस भी थे। केस बंद हो गया था क्योंकि कोई संदिग्ध नहीं मिला, मगर डीकन को अब लगता था कि दोनों मामलों में एक जैसी बात है। जिमी ने बताया कि टेक्नीशियन लिस्ट में से 2 लोगों का क्रिमिनल रिकॉर्ड है। उसी शाम डीकन एक टेक्नीशियन अल्बर्ट के घर गया। वहां देखा अल्बर्ट की गाड़ी में बहुत ज्यादा माइलेज था। जब अल्बर्ट घर लौटा, डीकन ने पूछा गाड़ी का माइलेज इतना क्यों है और ट्रंक देखना चाहा, क्योंकि उसने अंदर ब्रोशर देखा था। अल्बर्ट बोला ये किसी दूसरी गाड़ी का ब्रोशर है और डीकन को चेतावनी दी कि उसकी गाड़ी में न झांके। डीकन ने दिखाया जैसे जा रहा है, मगर जैसे ही अल्बर्ट कचरा फेंकने गया, डीकन ने फौरन कूड़े में से चीजें टटोलनी शुरू कर दी। साथ में डिटेक्टिव एस को भी कहा कि पता लगाओ अल्बर्ट ने हाल ही में गाड़ी तो नहीं बेची। वहीं से बची हुई पिज्जा का टुकड़ा ले जाकर फ्लो को दिखाया। फ्लो ने नोटिस किया कि पिज्जा के काटने का साइज बिल्कुल वही था जो जूली की बॉडी पर मिले बाइट मार्क जैसा था। अब शक और गहरा हो गया, स्पेशली क्योंकि अल्बर्ट का गैरेज जिस जगह था उसके पास रोस्ट बीफ की दुकान थी और जूली के पेट में भी वही चीज मिली थी। पूरा दिन डीकन ने अल्बर्ट पर नजर रखी, यहाँ तक कि उसने देखा अल्बर्ट एक रोड साइड सेक्स वर्कर को खाना दे रहा है। अगले दिन हाईवे पर अल्बर्ट को शक हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने सीधे सीधे भागने की बजाय सुनसान सड़क पर यू टर्न ले लिया और सामने खड़े शख्स को टोका, जो निकला डीकन। अपनी बहादुरी दिखाने के लिए अल्बर्ट ने सीधा सामना किया कि वो उससे नहीं डरता। इसी दौरान जिमी ने बताया कि एलए केस की दूसरी विक्टिम ठीक उसी हाईवे के माइल 467 के पास मिली, जहां अल्बर्ट ने पहले यू टर्न लिया था। ये जगह बहुत कम लोगों को पता थी, मगर अल्बर्ट ने जैसा किया उससे डीकन को यकीन हो गया कि अल्बर्ट ही कातिल है। जांच में पता चला 2 हफ्ते पहले अल्बर्ट के नाम पर एक कंपनी को छोड़ी हुई गाड़ी मिली। अब अल्बर्ट को घर में ही पकड़ लिया गया और उससे और पूछताछ होने लगी। इसी बीच फिल्म की शुरुआत में भागती टीना पुलिस स्टेशन में थी और उस रात के पीछा करने वाले की रिपोर्ट लिखवा रही थी। ठीक उसी वक्त अल्बर्ट हाजिर हो गया। टीना ने साफ देख लिया कि वही आदमी है, मगर उसकी पहचान की गवाही स्वीकार नहीं हुई क्योंकि उसने अल्बर्ट की गिरफ्तारी देख ली थी और इस वजह से उसका बयान पक्षपाती माना गया। केस में कोई प्रगति नहीं थी तो कैप्टन फेरिस ने जिमी को बताया कि 2 दिन बाद FBI केस संभालेगी। ये सुनकर जिमी डीकन के घर गया। डीकन की दीवार पर अब भी पुराने केस की 3 विक्टिम्स की फोटोज लगी थीं। यहीं डीकन ने जिमी को मना लिया कि अल्बर्ट के अपार्टमेंट की तलाशी लेनी है, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि एलए केस और पुराने केस दोनों में वही दोषी है। जिमी मान भी गया, चाहे वो गैर कानूनी तलाशी ही क्यों ना हो, क्योंकि सबूत अभी भी कमजोर थे। जिमी ने अल्बर्ट को कैफे बुलाकर उससे माफी मांगी ताकि वो घर से बाहर निकल जाए। जैसे ही अल्बर्ट गया, डीकन उसके घर में घुस आया और चुपचाप तलाशी लेने लगा।
अंदर डीकन को मिला एक फोटोग्राफिक डार्क रूम, पुलिस रेडियो जो हर बार पुलिस चेज में बीप करता, और कारपेट के नीचे छुपा एक बॉक्स जिसमें महिलाओं की घड़ियां और मर्डर केस की न्यूज क्लिपिंग्स थीं। दूसरी तरफ जब अल्बर्ट कैफे पहुंचा और जिमी वहां नहीं था तो उसे समझ आ गया कि ये पूरा सेटअप है। उसे भरोसा हो गया कि उसके घर में चोरी छिपे तलाशी ली जा रही है। उसने फौरन पुलिस को कॉल करके झूठी रिपोर्ट दर्ज करा दी कि उसके घर में कोई ऑफिसर घायल है, ताकि डीकन और जिमी रंगे हाथों पकड़े जा सकें। डीकन को पुलिस के आने का पता चला तो वो छत से भाग निकला, मुश्किल से बच पाया। अगले दिन जिमी ने डीकन को बताया कि अल्बर्ट अपनी कार चोरी होने की बात में झूठ नहीं बोल रहा था, बस पुलिस अब तक उसकी रिपोर्ट लिखना भूल गई थी। उसने ये भी बताया कि 5 साल पहले वाले पुराने केस के करीब 6 हफ्ते बाद अल्बर्ट अपनी गाड़ी लेकर डिट्रॉइट तक गया था, इसीलिए गाड़ी में इतना ज्यादा माइलेज आया। जिमी और डीकन ने तय किया कि अब वे अल्बर्ट पर निगाह रखेंगे। अजीब ये था कि अल्बर्ट की गाड़ी ठीक ठाक थी, लेकिन वो क्लब जाने के लिए बस से गया था। दिन भर कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही डीकन दुकान गया, अचानक पी फोन की घंटी बजी और अल्बर्ट वहां दिख गया। जिमी चौंक गया। उसने गन निकाली और अल्बर्ट से पूछा कि रोंडा कहाँ है। डरकर अल्बर्ट ने मान लिया कि वो बताएगा, लेकिन शर्त रखी कि डीकन उसके साथ न आए। जिमी अल्बर्ट की गाड़ी में बैठ गया। किस्मत से डीकन ने ये देख लिया और पीछा करने लगा। सुनसान एरिया में बड़ी खाली जगह पर अल्बर्ट उन्हें ले गया, जहां उसने दिखाया कि रोंडा की बॉडी कहां दबी है। उसने जिमी से खुद खुदवाने को कहा। जिमी अल्बर्ट की चालाकी को समझ रहा था, लेकिन खुदाई करने लगा। बार बार अल्बर्ट दिशा बदलता रहा, जैसे ठीक याद नहीं कहां दफनाया है, मगर शायद वो बस टाइम पास कर रहा था। आखिर में जिमी को कुछ नहीं मिला। तभी अल्बर्ट बोला कि उसने कभी किसी को मारा ही नहीं। खुदाई के दौरान जब अल्बर्ट ने जिमी के परिवार को लेकर कुछ बोला तो गुस्से में आकर जिमी ने फावड़ा मार दिया, जिससे अल्बर्ट की वहीं मौत हो गई। कुछ देर बाद डीकन भी वहां पहुंच गया। देखा कि अल्बर्ट मर चुका है। उसने जिमी से कहा कि गहरा गड्ढा खोद दे जब तक वो शहर जाकर हालात संभाल कर लौटे। डीकन कभी भी उस 5 साल पुराने केस को भूल नहीं पाया। जब बॉडीज मिलने के वक्त उसे लगा था कि वो असली कातिल सुन रहा है और गलती से मैरी को मार दिया, जबकि वो असली गवाह थी। तब कैप्टन फेरिस, डिटेक्टिव एस और फ्लो ने मिलकर सब कुछ दबा दिया। फ्लो ने फर्जी फॉरेंसिक रिपोर्ट भी बना दी थी। उसी दिन से डीकन का दिमागी हाल बेहाल रहने लगा। उसकी तबीयत, घर परिवार सब बर्बाद हो गए, क्योंकि असली कातिल कभी पकड़ा नहीं गया और उसे मैरी का गुनाह हमेशा सताता रहा। डीकन अल्बर्ट के घर पहुंचा और हर एक सबूत समेट लिया, इवन कारपेट के नीचे वाला बॉक्स भी। मगर अब तक अल्बर्ट वहां का सारा सामान फेंक चुका था। ये बहुत बुरा हुआ, क्योंकि वही बॉक्स असली कातिल से सब कुछ जोड़ सकता था। डीकन ने अल्बर्ट की गाड़ी एक बेघर आदमी को दे दी, फिर बाकी सामान लेकर दोबारा उसी खाली मैदान में लौट आया और अल्बर्ट को दफना दिया। भले ही डीकन को यकीन था कि अल्बर्ट ही कातिल है, मगर उसने जिमी से कहा कैप्टन फेरिस को बोलना कि अल्बर्ट का इस केस से लेना देना नहीं, क्योंकि उसे कभी औपचारिक तौर पर संदिग्ध घोषित नहीं किया गया। डीकन ने जिमी को कहा छुट्टी पर चले जाओ और जैसे कुछ हुआ ही नहीं वैसा बर्ताव करो, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां जिंदगी बर्बाद कर सकती हैं, जैसे उसके साथ हुआ। जब एलए वाली कहानी पूरी हुई, डीकन ने पहली बार खुद से सुकून महसूस किया और पुराना केस छोड़ दिया। उसने केस फाइल होटल के कमरे में छोड़ दी, जिसे होटल मालिक ने फाड़ दिया। एलए केस का असली गुनहगार कौन है ये आज तक पता नहीं चला, लेकिन डीकन ने माना कि जिस अल्बर्ट को वो कातिल समझते थे वो तो शहर ही छोड़ चुका है। जिमी भी अल्बर्ट की मौत का बोझ कभी भूल नहीं पाया। इवन फैमिली के साथ होते हुए उसे बेचैनी महसूस होती थी। फिल्म के अंत में डीकन ने अल्बर्ट के घर से मिले सारे सबूत जला दिए ताकि पीछे कोई निशान बाकी न रहे।